बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना न्याजी, आपका बहुत शुक्रिया। रोज की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। कल बारिश इंजॉय की लाहौरियों ने और कहीं कहीं ओले भी पड़े, लेकिन कहीं कुछ वाकयात दरख्त गिरने की इत्तलात भी हुई, कहीं एक्सीडेंट्स भी हुए। तो कल यही दुआएं की जा रही थी कि ये रहमत की बारिश हो, जहमत की ना हो। लेकिन उसके बाद जो मौसम खुशगवार हो चुका है तो उम्मीद की जा रही है कि आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। बादलों के कुछ डेरे लगे रहेंगे लाहौर में, बट लेट्स सी बारिश होती है या नहीं। और आज के प्रोग्राम में शामिल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबात तब होंगे जब मैं करवाऊंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह बड़ा दावा कर दिया है। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ मिला। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, जिसके अलावा हम बात करेंगे तरीन ग्रुप टीम बनाने के लिए सरगर्म असद कैसर और परवेज खटक जो है वो निशाने पर हैं। इसके अलावा आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि इंसानी सेहत के लिए मयारी खुराक और साफ पानी जो है वो कितना ज़रूरी है और हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को किस तरह से, सही तरीका क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पानी को अगर बॉयल कर लिया जाए, उसमें क्लोरीन ऐड कर ली जाए तो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा अगर महंगाई की बात करें तो हमारे अवाम जो है महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और बुरा हाल है। आने वाले बजट के बाद तो अवाम का ये कहना है कि ये महंगाई अभी मजीद बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और जमील, खवातीन बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग तो मतलब मेकअप की अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, बहुत महंगा। अच्छा, इस बजट के बाद मजीद महंगा होने जा रहा है। परफ्यूम्स, मेकअप, तो खवातीन आपको बगैर मेकअप के नजर आएंगी, विच इज अ गुड थिंग आई बिलीव। आपकी स्किन को भी रेस्ट मिलेगा, मेकअप का इस्तेमाल कम होगा। I don't mind, you know, अगर खवातीन फिर रही हैं बगैर मेकअप के। अच्छा, लड़कों का ये बहुत होता है कि मेकअप मिनिमल होना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। आई थिंक इससे अगर महंगा हो गया तो खवातीन की बचत भी होगी और मियाँ की जेब पे भी कम। आपको कितनी टेंशन है मेकअप महंगा होने की? मुझे तो बहुत ज्यादा है सही, क्योंकि मैंने तो रोज करना है ना, 5 दिन मेकअप करके बैठना है और वो भी सुबह दोपहर शाम। क्या ये कोई दवाई का फॉर्मूला है? जनाब, मेकअप में भी बात करेंगे, महंगाई में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात तब होंगे जब मैं करवाऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा बयान दाग दिया है। और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी की सेंट्रल पंजाब से पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक। अच्छा वक्त आने की उम्मीद दिलाई, सियासी और मुआशी मसाइल हल करने का यकीन भी दिलाया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतब का मुतालिया किया है। अपने दौर में ऐसे हल दिए जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। अब मौका मिला तो मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाऊंगा। साबिक सदर का कहना था कि फौज के बजट से मुतालिक खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। फौज का खर्च ज्यादा नहीं है। जियालों को सियासत के गुर बताते हुए कहा कि सियासत में हर चीज का हल मौजूद है। जिन्हें सियासत नहीं आती उनके पास मसाइल का हल भी नहीं होता, इसलिए वो मसला हल करने के बजाय मजीद बिगाड़ देते हैं। और जनाब, तरीन ग्रुप ने सियासी टीम इकट्ठी करने के लिए अहदाफ चुन लिए हैं। अब ये अहदाफ किस तरह पूरे होंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ताहयात नाअहली ख़त्म होने तक जहांगीर तरीन के पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान है और अलीम खान पंजाब के सदर होंगे। मरकजी ओहदों के नामों पर मुशावरत जारी है। असद कैसर और परवेज खटक से राब्ते तेज हो चुके हैं। मजीद किससे राब्ता हो चुका, कौन राब्ते में है, कौन राब्ते में होने जा रहा है, ये सारी तफसील जानते हैं एक रिपोर्ट में। जहांगीर खान तरीन ग्रुप का इस्लामाबाद में अहम इजलास। नई सियासी जमात के नाम और तंजीम साजी पर मुशावरत। अदालत से ताहयात नाअहली खत्म होने तक जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर्न एंड चीफ होंगे। परवेज खटक को पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की पेशकश। जराये के मुताबिक अलीम खान को पंजाब का सदर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि मरकजी ओहदेदारान के नामों पर मुशावरत जारी है। तरीन ग्रुप की जानिब से असद कैसर और परवेज खटक से भी राब्ते किए जा रहे हैं। परवेज खटक को पेशकश की गई है कि अगर वो नई पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया जाएगा। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप ने फवाद चौधरी समेत तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। यासिर हुसैन, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद।
लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म, किसी और केस में गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म दिया गया। अदालत ने कहा कि अगर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं तो अदालत के सामने पेश किए जाएं। इसके अलावा माजी में जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ दें, मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी से कोई बयान हल्फी भी ना लिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं तो जेल में था और अगर किसी को लग रहा था कि मैं किसी को उकसा सकता हूं तो ऐसा कैसे मुमकिन था, और हमने केस लड़ा और अदालत में सुरखरू हुए। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है, क्योंकि एक जेल में कैदी जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर कैसे कर सकता है। मैं तो कैद पे हूँ, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मेरा तो किसी से राब्ता नहीं है, मैं किसको उकसा सकता हूँ। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इस सारे मामले पर उनसे बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सलमान साहब, सबसे पहले तो जहांगीर तरीन ग्रुप की बात कर लेते हैं, क्योंकि राब्ते बहुत तेज हो चुके हैं और उसका ढांचा तश्कील दिया जा रहा है पार्टी का, लेकिन जोड़ तोड़ का अमल अभी भी जारी है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में पिक्चर क्या वाज़ेह होगी? देखिए, जहांगीर तरीन पार्टी तो बना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और मुख्तलिफ जमातों के लोगों को भी वो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस जमात की कोई अहमियत इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन होगी? यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस जमात की मदद नहीं करनी तो जहांगीर तरीन ग्रुप की क्या सियासी हैसियत बाकी रहती है? क्योंकि जो वोट है वो तो जहांगीर तरीन के पास नहीं है, और ना कोई वो बड़ी मकबूल किस्म की शख्सियत है, ना कोई बड़ी पॉपुलर शख्सियत है। तो जो लोग भी उनके पास आएंगे वो ये देखेंगे कि जहांगीर तरीन साहब के पास अब तो वोट कितना है और उनके नाम पे कितने लोग उनको वोट दे सकते हैं, और दूसरा क्या उनको वाकई एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। अगर ये नहीं है तो ये बात आगे चलेगी नहीं। इस वक्त पंजाब की सियासत में वोट तो या तो बीसीआई का है या पीएमएल का है, इन दोनों के अलावा किसी तीसरी पार्टी के पास कोई वोट हमें नजर नहीं आता। तो सलमान साहब, क्या यही वजह है कि उनके पार्टी के ऐलान में इतनी ताखीर हो रही है? सलमान साहब, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? सलमान आबिद साहब, क्या यही रीजन है कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के ऐलान करने में अभी तक इतनी ताखीर हो रही है? वजह यह है कि लोग अभी भी गोमुगों की कैफियत में है, और लोग ये समझना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन के पीछे असल ताकत कौन है, और क्या वो असल ताकत उनको इंतखाबात में जितवाने में भी कोई किरदार अदा करेगी या नहीं करेगी। और अभी तक जो पीटीआई के मुखर्रर अरकान है उनमें से किसी ने भी, खास आदमी ने अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप को बाकायदा फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि वो तो कर्नल आशिफ डोगर एक इंडिपेंडेंट जमहूरी ग्रुप बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी अपने लोगों को शामिल करना चाहती है उसको अपनी पार्टी के अंदर। तो अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप में कोई पीटीआई के मुखर्रर अरकान की कोई बड़ी तादाद या कोई बड़े नाम तो शामिल नहीं है। जी सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, अदालत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरी रिहा करने, किसी और केस में गिरफ्तार ना करने और बयान हल्फी ना लेने का हुक्म दिया गया है। आप इस सारे रिलीफ को किस तरह से देखते हैं? कुरैशी का मामला भी वही है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो पीटीआई के अंदर रहेंगे तो उनकी अहमियत रहेगी, इमरान खान की छतरी के नीचे रहेंगे तो उनकी अहमियत रहेगी। अगर वो इमरान खान से बाहर निकल कर खेलने की कोशिश करेंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं, किसी नई जमात पे जाने की कोशिश करते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी की हैसियत वही होगी जो जहांगीर तरीन की होगी। शाह महमूद कुरैशी के पास भी कोई वोट बैंक तो नहीं है, वो तो अपनी बेटी को भी मुल्तान के इंतखाबी मार्के में जितवा नहीं सके थे। इसलिए शाह महमूद कुरैशी मुझे लगता है फिलहाल पीटीआई के अंदर रहेंगे और इमरान खान के मुकाबले के साथ मिलकर खड़े रहेंगे, और चाहेंगे कि इमरान खान को वो मुफाहमत की सियासत की तरफ लाएं, जो इस वक्त हालात कशीदा है उससे नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करें और खुद लीड करे। अगर इमरान खान के ऊपर किसी तरह की पाबंदी लगती है तो इमरान खान की उसको हिमायत हासिल हो। मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान से हट कर कुछ खेल खेलने की कोशिश करेंगे। अगर वो करेंगे तो वो भी फिर चले हुए कारतूस साबित हो। ठीक है,
सलमान आबिद साहब, आपने मफामत की बात की और अगर जरदारी साहब का जिक्र आए तो मफामत का बादशाह उनको कहा जाता है। बताइएगा कि क्या मुस्तकबिल देखते हैं पीपल्स पार्टी का पंजाब में? पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो कोई बड़ा रोल उसका नजर नहीं आएगा। अलबत्ता जरदारी साहब की कोशिश है कि जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है ना, एक तो बड़े नामों को पार्टी में शामिल करें जो अभी तक नहीं हुए हैं, और दूसरा शायद वो ये कोशिश करेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जो नई जमात बन रही है वो और मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर जनूबी पंजाब में से कुछ नशीसें निकालने में कामयाब हो। और ये जरदारी साहब पहली दफा पंजाब भी आए हैं, ये कुछ 5वीं 6वीं दफा पंजाब को फतह करने आए हैं, लेकिन हर दफा उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद भी 1988 के बाद जो है उनके पास वोट नहीं है। पंजाब में वोट बहुत सुधर गया है, इसलिए ये भी बस वो जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे। अगर वो जोड़ तोड़ करने में कामयाब हो जाए तो जरूर भी पंजाब में से जरूर निकालने में कामयाब होंगे। ये जो बात अभी जरदारी साहब ने किया, अपने इंटरव्यू में कहा ना कि वो कह रहे हैं कि मैं तय करूंगा कि इलेक्शन कब होंगे। अब जरदारी साहब को ये पूछना चाहिए कि ये आप आईन पाकिस्तान नहीं है, ना कानून पाकिस्तान है। आईन ये कहता है कि अक्टूबर में हर सूरत में आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और आपको इलेक्शन करवाने हैं। अब जरदारी साहब का दिल करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नहीं। अगर वो खुद को आईन समझते हैं तो फिर इस मुल्क को अल्लाह याद करें। नहीं तो सलमान आबिद साहब, वो तो ये कहते हैं कि अब मौका मिला तो ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा, और ये इतने बड़े बड़े दावे किस तरह कर रहे हैं जरदारी साहब? तो उससे कहें कि वो अगर लाड़काना के ज़खायर 100 अरब तक ले जाए तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान के ज़खायर तो बहुत दूर की बात है, पीपल्स पार्टी का दौर भी हमने माजी में देखा है, और इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब सियासी भड़के तो मार सकते हैं, लेकिन डाउन रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। इससे पहले इमरान खान भी सियासी बड़े मारते थे, मईशत की भाजी की। अभी इसाक डार साहब भी बड़े मारते थे, 180 तक डॉलर रहने वाली। तो जरदारी साहब के भी हाथ में अगर कमांड हो तो ये डॉलर 400 रुपए पे पहुंच जाएगा, नीचे। सर वो कहते हैं मैंने 14 साल बड़ी किताबें पढ़ी है मुईशत पर, अब मुझे समझ आ गई है कि मुल्क कैसे चलाना है। देखिए जरदारी साहब इस वक्त पंजाब में है तो वो बातें बहुत करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दावे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब इतने बड़े प्लेयर हैं, उनकी अभी पॉलिटिक्स सिंध के अंदर तक महदूद है। और अब जब पंजाब में आए तो वो पीटीआई के पता नहीं खतरा साबित हो गया हो। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून पाई जाती है और मुस्लिम लीग बड़ी बेचैन है, बड़ी मायूस है कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में आ गए हैं। जहांगीर तरीन को कहां से आया गया है, मुस्लिम लीग का कहां से दोबारा उधर सामने आ रहा है, तो ये खतरा जो है वो पीटीआई से ज्यादा तो खुद मुस्लिम लीग नून को हो गया है आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन की शहादत से। सर ये मुस्लिम लीग नून की आपने बात की, हम ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव हो रही है और टारगेट जनूबी पंजाब है, फिर जहांगीर तरीन साहब को भी ऑफर दी गई है कि वो अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में जम कर दें, तो जरदारी साहब की जो कोशिशें हैं और ख़ास तौर पर विफाकी हुकूमत विफाक में आने की, तो फिर अगर पंजाब भी जो है वो अगर उनके पास आ जाता है तो फिर नून लीग के पास क्या रह जाएगा? नून लीग के पास एक दुबली रह जाएगी जो वो बजाती रहेगी, कभी जरदारी के नाम के खिलाफ और कभी इमरान खान के नाम के खिलाफ। तो देखिए ये बात मैंने आपके प्रोग्रामों में पहले भी की थी कि मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है सियासी तौर पर इस वक्त, और अभी भी उनकी जो प्रो पीपल्स पार्टी जो सियासत थी उसका फायदा जरदारी साहब उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून में पोजीशन बन रही है कि अगर इमरान खान के बाद अपने दावे को हमने आना था, ये कहां से जहांगीर तरीन ग्रुप आया जा रहा है, इसलिए आप देखिएगा कि आने वाले सप्ताह में आपको पीपल्स पार्टी और पीएम हालांकि साहब और नवाज शरीफ का पुराना मुकाबला था, वो उसको संख्या तक पैदल करते हैं और हमसे नहीं आएंगे, और इन्होंने कहा कि आप पंजाब तक महदूद रहे और पंजाब में जाएंगे, लेकिन अब लगता है ये और उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के नए बच्चे हैं और उनको एस्टैब्लिशमेंट की। सलमान आबिद साहब आपसे ना दोबारा हम रब्ता करते हैं, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मईशत पर भी हम चाह रहे हैं कि ज़रा तफसील से बात करें, क्योंकि पीडीएम की जो मौजूदा हुकूमत है, ये कहा जाए कि 13 जमातों की ये इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, ये वो जमातें हैं जो माजी में
हुकूमतें करने की एक्सपीरियंस भी है उनका, और कई बजट दे चुके हैं, बहुत मुश्किल हालात में भी बजट दे चुके हैं, और पीडीएम का खास तौर पर ये दूसरा बजट होगा। तो पहले बजट के बाद के जो असरात हैं जिसमें वो सारा मलबा पीटीआई पर डाल देते हैं कि ये हमारे लिए, हमें विरासत में मिली मुल्क की मईशत, इस तरह से एक साल में भी कुछ नहीं हो सका, मईशत नहीं संभल सकी हमारी, फिर आईएमएफ के साथ हमारी डील नहीं हो रही। ऐसे में अब फ्राइडे को 2 दिन बाद जो बजट पेश किया जाएगा वो भी आईएमएफ के बगैर ये बजट आ रहा है। फिर बातें ये हो रही हैं कि 4 माह बाद, 3 माह बाद एक फिर मिनी बजट आएगा, और हुकूमती इस वक्त जो दावे और वादे हैं या फिर जो आदादो शुमार हैं ये कोई मायने नहीं रखते। जून के बाद मजीद महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, खसारा फिर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है, 6000 अरब का खसारा है, और फिर टैक्स अहदाफ की अगर बात की जाए तो 10,000 अरब का टैक्स हदफ रखा गया है। वो हदफ ऐसे तो पूरा नहीं होगा कि अमीरों पर टैक्स लग जाए, वो हदफ ऐसे ही पूरा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, और हिना आप और मैं, गरीब आवाम जैसे लोगों को ही पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर जो है वो उसकी पे कर रहा होगा उसको। आप अपना मेकअप लेने जाएंगी तो या घर की ग्रोसरी लेने जाएंगी, या जो भी आप कॉफी पी रही हैं जब इसका पैक आप लेने जाएंगी, या बोतल वाटर आप लेने जाएंगी, या कुछ भी लेने जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसकी भरमार होगी, और इसी तरह ये हदफ पूरा होगा। लेकिन 10,000 अरब का हदफ है टैक्स कलेक्शन का, और 6,000 अरब का खसारा है, तो मुझे समझ ये नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि अरकान को तरक्याती बजट में अरबों रुपया दिया जा रहा है, 90 अरब रुपया तरक्याती बजट रखा गया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए तो 20 अरब डॉलर भी नहीं, 20 अरब भी नहीं था, और तरक्याती बजट जो है वो 90 अरब रख लिया गया है। सलमान आबिद साहब, बजट की कहानी आपको कैसी लग रही है? क्या कोई रिलीफ मिलेगा अवाम को, या फिर तमाम चीज़ें मफरूज़ों पर हैं और आने वाले महीने मजीद टफ होंगे? देखिए, अभी तक तो हमारे पास मईशत की कोई ऐसी कुंजी नहीं है, ना कोई ऐसा जादू है कि फौरी तौर पे कोई बड़ा रिलीफ आवाम को मिल सकेगा। और आप देखिए जो बजट आ रहा है उसके अंदर भी अभी तक जो है वो चीज़ें जाहिर करती हैं कि आम आदमी को देने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसका एतराफ़ इसाक डार साहब भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी किया है। दूसरी तरफ IMF भी आपके बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है और अपनी सख्त शराइत के साथ आपके साथ चलना चाहता है, कोई नरम रियायत वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि हुकूमत के पास 2 ही ऑप्शन है, एक ये कि वो IMF को राज़ी करने के लिए एक बजट लेके आए जिससे आवाम पर मजीद बोझ गिरेगा, और दूसरा ये कि वो अपना इलेक्शन बजट दे। लेकिन देखिए, इलेक्शन बजट भी उस सूरत में दिया जाता है जब आपके पास कोई एक बरस हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आप नताइज दे सकें। अगर आपने अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन में जाना है तो आप अगर इस वक्त इलेक्शन बजट भी देंगे तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिससे कोई बड़ा नतीजा नहीं निकल सकेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बजट से हम कोई बड़ा रिलीफ लोगों को दे सकेंगे और लोगों में कोई इत्मीनानियत आएगी। यही वजह है कि अभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, और आपने देखा फजलुर रहमान ने भी कहा कि इलेक्शन जो है वो अभी कराने का कोई फायदा नहीं है, इससे हमें सियासी फायदा नहीं हो सकेगा। तो अभी भी हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फिजा हमारे हक में बने तो हमें कोई मार्च 2024 में जाके इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि हमें कोई मतलूबा नताइज मिल सके। तो अब देखते हैं कि जो बजट आएगा उसमें वो क्या ऐसी जादू दिखाते हैं जिससे कोई लोगों के अंदर कोई नई उम्मीद पैदा हो सके। अच्छा सलमान आबिद साहब, लेकिन इसाक डार साहब तो बड़े पुरुमीद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अवाम दोस्त बजट आने वाला है। देखिए, इसाक डार तो उस वक्त भी बड़े पुरुमीद थे जब वो लंदन से चले थे और 180 रुपया का डॉलर लाना चाहते थे। इसाक डार उस वक्त भी बड़े पुरुमीद थे जब वो कहते थे कि IMF से डील करना मुझे आता है। ये जो इसाक डार का जादू है ना जी, ये चल नहीं सका, बल्कि इसने कौम के ऊपर एक अजाब नाफिज कर दिया है, नाजिल कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसाक डार साहब की बातों को आपको संजीदगी से लेना चाहिए। उनके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है जिससे वो लोगों को रिलीफ दे सकेंगे। अगर वो इदादो शुमार के अंदर हेरा फेरी करेंगे और गलत इदादो शुमार पेश करके जादू दिखाने की कोशिश करेंगे तो IMF भी उनके ऊपर खड़ा होगा और बहुत से बाकी मालियाती इदारे भी उनको शिकंजे में लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सलमान आबिद साहब, हुकूमत की तरफ से IT बरामदात बढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि बजट में IT के लिए बड़े पैकेज की भी तैयारी की हिदायत दी गई है। आप इस सारे
इकदाम को किस तरह से देखिए देखते हैं? ये सब चीजें हिना, ये सब चीजें चलती हैं जब आपके पास कोई लॉन्ग टर्म बड़ी मंसूबाबंदी हो जी। और आपके पास कोई मिड टर्म मंसूबाबंदी हो। अभी तो देखिए ना, अगर आप इस तरह की चीजें भी लाएंगे तो उसका नतीजा कोई 2-4 महीने में तो नहीं निकलेगा ना। आवाम तो एक ऐसा बजट चाहती है कि उनकी जिंदगी में बिजली की कीमतें कम हो जाएं, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं, अद्वियात की कीमतें कम हो जाएं, गैस की कीमतें कम हो जाएं, महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। वो चीजें लोगों को चाहिए ना फौरी तौर पे, ताकि उनकी जिंदगी में माशी तौर पे आसानियां पैदा हो सके। ऐसी कोई चीज अभी मुझे नहीं लग रहा कि बजट में सामने आ सकेगी। सर बिजली और गैस तो, बिजली तो ऑलरेडी हो चुकी है, गैस कह रहे हैं कि अब तो जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए गैस के बिल्स बड़े ज्यादा आया करेंगे, गैस तो मजीद महंगी होगी। जी, वो मैंने आपको बताया ना कि जो जो चीजें महंगी होंगी आप देखते जाइए। अभी मार्केटें 8 बजे बंद करने का ऐलान किया जा रहा है, यानी बहुत से ऐसे मामलात किए जा रहे हैं जिससे कारोबारी जिंदगी जो है वो मुतासिर होगी, और वो इतना आसान काम नहीं होगा इस हुकूमत के लिए मईशत की बहाली का एजेंडा। सर ये आपने बिल्कुल बात सही कही है सलमान आबिद साहब। मैं कल ही आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ कि मैं ऑफिस से घर जा रहा था। लाहौर की जौहर टाउन मार्केट है G1 मार्केट में इंक्रोचमेंट हो रही थी और लोगों की दुकानों के सामने जो थड़े हैं वो बस थोड़ी हाइट पर थे सड़क से, तो वो उन सारे थड़ों को उखाड़ा जा रहा था क्रेन के साथ। कारोबार के हालात पहले ही इतने ख़राब हैं और अब उनकी दुकानों के सामने भी इस तरह के हालात पैदा कर देना कि उनका कारोबार बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, और फिर बजट से क्या उम्मीदें लगानी हैं। अब आपकी बात बिल्कुल सही है। अब 8 बजे मार्केट्स जब बंद होंगी तो क्या कारोबार होगा और क्या हमारी इकॉनमी चलेगी। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी देखना ये है आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है और जुमे को आने वाला बजट क्या कहानी सुनाता है, क्योंकि अवाम की नज़रें जहां इंतखाबात की तरफ है वहीं आने वाले बजट की तरफ भी हैं कि बजट में उनको रिलीफ क्या मिलेगा। ये उम्मीदें ऐसा ना हो दम तोड़ जाएं। उससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में आलूदा और गैर मयारी खुराक और पानी के बायस इंसानी सेहत पर होने वाले मुज़र असरात और पैदा होने वाली खतरनाक बीमारियों से मुतालिक दुनिया को आगाही फराम करना है। और अगर बात करें आलमी इदारा सेहत के अदादो शुमार के मुताबिक तो दुनिया में हर साल 10 में से 1 शख्स आलूदा खाना खाने के बायस बीमार, और अगर सालाना बात की जाए तो 4,20,000 अफराद मौत का शिकार, जबकि सालाना 33 मिलियन अफराद सेहतमंद जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। और आलूदा खुराक में हमें खतरनाक किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से एक आम शख्स जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, जिसमें डायरिया से लेकर कैंसर तक जो हैं वो बीमारियां शामिल हैं। और अच्छा, खाने से पैदा हम अक्सर बात करते हैं आलूदा खाने की या आलूदा पानी की। आप देखिए कि डायरिया से लेके कैंसर तक की बीमारियां, मतलब हमें इसमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। बीमारियों का 40% 5 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है और सालाना 1,25,000 कम उम्र बच्चे आलूदा खाने की वजह से हलाक हो जाते हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में खाने पीने की हर चीज में मिलावट उरूज पर है। मौत का कारोबार करने वाले ये भी नहीं सोचते कि अगर वो मिलावट करके गैर म्यारी और मुज़र सेहत खाना अशिया बेच रहे हैं तो खुद ही वो अपने हाथों से आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी की जब बात की जाती है, अब अक्सर ये खबरें आती हैं ना कि बहुत दूध बड़ी मिकदार में तल्फ किया गया है या फूड सिक्योरिटी फूड अथॉरिटी की जानिब से छापे भी मारे जा रहे हैं, कुछ बेकरीज को बंद किया गया है या गैर म्यारी जहाँ भी चीजें बिक रही थी। लेकिन होता क्या है, कुछ घंटों बाद दोबारा से वो ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और अगर हम दूध की ही छोटी सी एग्जांपल ले लें तो इतना पानी उसमें मिलाया जाता है, इतना केमिकल उसमें मिलाया जाता है कि लोग दूध किससे इस्तेमाल अच्छा पानी की फिर खैर है, चले पानी मिलाएं, ये जो केमिकल मिलाया जाता है असल तो वो सेहत के लिए बहुत, तो इसके लिए भी तो एक सोल्यूशन है ना कि आप जाके लेबोरेटरीज में जाके चेक कराएं कि दूध में, हमने तो भी रिसेंटली कराया, जो हमारे घर में गवाला दूध देने आता है तो उसमें 80% दूध था, 20% पानी था। तभी हम भी हैप्पी कि चलो पानी मिला रहा है, लेकिन और वो जो टेस्ट है वो सिर्फ पानी दूध का होगा या केमिकल्स का भी होगा? उसमें केमिकल्स, फैट, उन्होंने ये भी बताया कि ये आपको जो गाय का दूध दे रहा है ये एक्चुअली भैंस का दूध है, तो इसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा था उस दूध में, तो ये भी इवन पता चल जाता है। एक एक चीज वो आपको उसमें बताते हैं। सो आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग जाएं जहां से आप दूध खरीदते हैं, आप जाके चेक करें ताकि आपको अंदाजा हो कि आप क्या पी रहे हैं। पिछले दिनों तो फ्री कैंप्स भी गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए थे जगह जगह कि आप आएं और दूध अपना
जो भी जिस भी गवाले से ले रहे हैं या मार्केट से बाय कर रहे हैं उसको टेस्ट करवाएं। एग्जैक्टली। तो फूड सिक्योरिटी की जब बात हो रही है जनाब, इस मुतालिक जो है वो हम तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, बिल्कुल उनका जी। तारुफ करवा देते हैं आपसे। जी, मोनिस इमदाद साथ हमारे साथ मौजूद है, रिसर्चर एंड डायरेक्टर HAS फूड्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच हिना। जी। सबसे पहले जब आपने बात की फूड सेफ्टी के हवाले से, तो मेरा इस पे स्टांस ये है कि सबसे पहले तो फूड सेफ्टी की अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को लेकर जाना चाहिए। और आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने आज इस चीज़ को हाईलाइट किया है ऑन टीवी चैनल, जो कि बहुत कम देखने में मिलता है। तो सबसे पहले तो फूड सेफ्टी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर शहरी और आवाम के अंदर आम होना चाहिए, बिकॉज फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डायरेक्टली लिंक कर रही है बीमारियों से और आपकी सेहत से डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल। तो इस पे सबसे पहले काम होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा मोनिस साहब, इंसानी सेहत के लिए अगर हम बात करें मयारी खुराक की, साफ पानी की, तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पीने के पानी की बात की जाए वो भी साफ नहीं मिलता। ये बेसिक हमारी एक ज़रूरत है। और अगर खुराक की बात की जाए तो हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में केमिकल्स हैं। इवन अगर हम फ्रूट्स खरीदने अब जाते हैं, वाटरमेलन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हम खरीदने जा रहे थे, तो उसमें ये लोग कह रहे थे कि जिसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। किस तरह से इस सिचुएशन में हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और साफ ग़िज़ा खा सकते हैं? और इसका चेक एंड बैलेंस किस तरह मुमकिन हो सकता है? देखिए, आपने जो पहले इस चीज़ को अभी बताया, तो उसमें एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जिस तरह से हमारे फूड स्टैंडर्ड्स और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो हमारी पाकिस्तान में लोकली भी हैं और इंटरनेशनली भी काम कर रही हैं, हमें उनके साथ अलाइन होना पड़ेगा और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बीइंग अ फूड मैन्युफैक्चरर, हर फैक्ट्री ओनर के लिए ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फूड को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सर्टिफाई करवाए। बिल्कुल। और इस दफ़ा का जो फूड सेफ्टी जो कैंपेन इस दफ़ा चलाई जा रही है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे, उसकी थीम बेसिकली ये है कि फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फूड इस काबिल होगी कि वो तमाम किस्म के मुद्दे केमिकल्स और तमाम किस्म के हैजर्ड से पाक होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को जो है वो सपोर्ट करें, जिस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी जो पंजाब में काम कर रही है, सिंध फूड अथॉरिटी जो कि सिंध में काम कर रही है, और दीगर जो हमारे प्रोविंस में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। और बीइंग अ शहरी हमें इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो फूड बाय कर रहे हैं, इधर उसके लेबल के ऊपर इन सर्टिफिकेशन इन स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन के लोगोज मौजूद हैं कि नहीं, बिकॉज लेबल के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है अगर कोई कंपनी या कोई फूड प्रोडक्ट किसी सर्टिफिकेशन से सर्टिफाई है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई फूड बाय कर रहे हैं, कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन है या नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज उसको ना खरीदें। जी। अच्छा, ये जो लेबल्स की आप बात कर रहे हैं, अब मोनिस, ये जो लेबल्स होते हैं या फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये भी फेक आते हैं। अब कई इकसाम की पैकिंग्स मार्केट में मौजूद हैं, और या तो वो डुप्लीकेट कॉपी होते हैं, फेक होते हैं, या फिर कोई नए ब्रांड ऐसा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो इस मुतालिक भी तो कोई कानून होना चाहिए और फिर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। देखिए, बेसिकली कानून बिल्कुल मौजूद है और कानून अपनी तरह से काम कर रहा है, लेकिन जब इंसान के पास देखें बहुत सारी राहें होती हैं, जब इंसान के अंदर खुद ही एक बेईमानी की रविश आ जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। और आप जितना मर्जी लॉ एंड ऑर्डर को कर लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपनी राहें ढूंढ लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के अंदर इस चीज़ की एक अवेयरनेस और इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसको मुज़रे सेहत चीज़ों से पाक लाजमी करें, बिकॉज ये आने वाले वक्त में हमारे ही बच्चों ने ये चीज़ें खानी है, हमने खानी है, हमने अपने घर वालों को खिलानी है। तो ये खुद से इस चीज़ का साथ लेना चाहिए और खुद से इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इदारे भी काम कर रहे हैं, बहुत से आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर भी आता है, फूड अथॉरिटी ने जो है वो वहाँ पर जाके रेड्स की हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज को बैन किया है। ये इन्हीं वजूहात की बेसिस पर है। वो लेबल्स देख कर ही उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये जो फैक्ट्री है, इस पे जो एड्रेस लिखा हुआ है ये बिल्कुल फेक है, तो वो वहाँ पर जाके रेड्स करते हैं और चीज़ों को पकड़ते हैं। लेकिन जितना भी हो, इंसान जब खुद ही एक चीज़ उसको नहीं समझ में आती और नहीं वो करना चाहता, तो वो राहें ढूंढ लेता है।
बिल्कुल। अच्छा मोनिस, अगर हम बात करें पैक्ड फूड्स की, डिब्बों में बंद जो हम लोग चीज़ें खाते हैं या फिर कैंड फूड की बात की जाए, तो पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, जिनमें अगर मशरूम्स की बात की जाए, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत नायाब हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी नहीं होते, तो फिर ज़रूरत के बायस उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या समझते हैं जो कैंड फूड्स हैं ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए? देखें, कैन फूड्स और पैकेज फूड की जहाँ तक बात की जाए ना, आपने पहले मिल्क की बात की, जिस तरह गवाला आपके पास आता था, आपने उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करवाई एंड यू आर सेफ, आप कह सकती हैं कि वो सेफ है। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो पैकेज फूड है, इवन पाकिस्तान के अंदर जो पैकेज फूड बन रहा है, इट्स रिलेटिवली सेफर देन कोई खुला दूध अगर आप लेते हैं, खुली चीज लेते हैं, बिकॉज जब एक कंपनी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सर्टिफाई होती है, जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में FSSC 22000 अगर कोई कंपनी सर्टिफाइड है, अगर कोई कंपनी PSQC स्टैंडर्ड्स पर सर्टिफाइड है, पंजाब फूड अथॉरिटी या सिंध फूड अथॉरिटी पे ऊपर सर्टिफाइड है, तो डेफिनेटली आप उसको बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड्स आसान नहीं है इनको कंप्लाई करना। अच्छा, दूध के बारे में तो कहा जाता है, दूध के बारे में तो कहा जाता है ये जो डब्बे वाला दूध है, जो टेट्रा पैक दूध है, वो तो एक्चुअली दूध है ही नहीं। लोग घरों में तो ये डिस्कस हो रहा होता है, इट्स नॉट अ मिल्क। हमारे कम्युनिटी में इस चीज को फैला दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डेयरी एक्सपर्ट और मैं एक निजी डेयरी कंपनी में भी जॉब करता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ अभी। तो बीइंग अ डेयरी एक्सपर्ट मैं इस चीज़ को कहूँगा कि जो पैकेज दूध है वो 1000 गुना बेहतर है खुले दूध से, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप किसी अच्छी कंपनी से उसको परचेज कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस कंपनी से जी। अच्छा मोनिस, ये जो टी वाइटनर्स हैं उनके बारे में भी बताइए। कुछ अर्सा पहले और अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों में मकबूल हैं, इजी भी हैं, कन्वीनियंट भी हैं, लोग खरीद देते हैं। क्या कहेंगे टी वाइटनर्स के हवाले से? देखें, टी वाइटनर्स जो है, जितनी अच्छी कंपनी के टी वाइटनर्स हैं, आप उनको बिल्कुल अपनी चाय के लिए यूज कर सकते हैं। और पंजाब प्योर फूड लॉ ने इसके ऊपर एक बेसिकली लॉ लगा दिया है कि आप इसको दूध कंसिडर नहीं कर सकते और ना ही अपने लेबल पे लिख सकते हैं कि ये दूध है। आपको लेबल पे मेंशन करना जरूरी है कि ये दूध नहीं है, ये प्रॉपर एक लाइन मेंशन करना जरूरी है। इट इज सोनली प्रिपेयर्ड फॉर द टी, और ये अगर किसी अच्छी कंपनी का आप बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको टी में यूज कर सकते हैं। ये किसी किस्म के लेकिन व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ये है क्या से पाक है मोनिस, ये है क्या टी वाइटनर? देखें मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली इमल्जन है पानी और कुछ फूड ग्रेड केमिकल्स का, फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स का ये एक इमल्जन है जो कि FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफाइड है, जो कि आप फूड केमिकल्स के तौर पर फूड पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये उनसे मिलकर बना हुआ एक इमल्जन है जो कि आप चाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मोनिस, जल्दी से एक और कमेंट दे दीजिए। बहुत मकबूल है हमारे घरों में, बच्चों में फ्रोजन फूड की अगर बात की जाए, फ्राइज भी आजकल फ्रोजन आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी हमें इस तरह से मिल जाती हैं, इवन फ्रूट्स भी अब तो हमें फ्रोजन फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में, हम जाके खरीद लेते हैं। किस हद तक उनको इस्तेमाल करना सही है? क्या वो भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक है? देखें, इस चीज़ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रूट्स हमारे मार्केट के अंदर फ्रेशली अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स हमारी मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर फ्रेशली अवेलेबल हैं। तो आपको ज़्यादा बेहतर है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप फ्रेश बाय करें। ठीक है। इफ इन केस कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर, बहुत रेयर है या बहुत मुश्किल से ग्रो होता है, तो वो आप जाकर फ्रोजन बाय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मेरा पहली बात थी कि प्लीज आप लेबल्स को पढ़ना सीखें। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है कि हम लेबल्स नहीं पढ़ते हैं, हम लेबल्स को समझते नहीं है। तो मेरी बेसिकली ये अपील भी है हमारे इदारों से कि बेसिक करिकुलम जो साइंस की किताबें हैं बच्चों की, और जो इंटरमीडिएट्स के अंदर जो हमारी किताबें हैं उसके अंदर फूड सेफ्टी का एक चैप्टर लाजमी रखें, ताकि हर इंसान को फूड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि हमने एक्चुअली किस तरीके से इस चीज को इंश्योर करना है कि हमारी फूड बिल्कुल सही। अच्छा, फ्रोजन फूड पे क्या कमेंट करेंगे?
फ्रोजन फूड पे मैं ये कमेंट करूंगा कि जिस तरह से हमारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे सर्टिफाइड कंपनीज हैं, पाकिस्तान की भी लोकल कंपनीज हैं जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड हैं, आप उनका फ्रोजन फूड खरीद सकते हैं। लेकिन प्लीज एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लाजमी देखा करें और सर्टिफिकेशंस को लाजमी फॉलो किया करें कि इधर कोई कंपनी सर्टिफाइड है या नहीं। बिल्कुल सही। मोनिस इम्तियाज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत हेल्पफुल ये डिस्कशन रही, क्योंकि फूड की जब हम बात करते हैं ये बहुत ज़रूरी है अब मेक श्योर करना कि जहाँ फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल हो या फिर पैकेजिंग फूड हो जिसमें टेट्रा पैक दूध हो, हिना का पेन ड्रॉप नहीं, एक्चुअली आई वाज बारिश की वजह से ना आई एम स्नीजिंग, मुझे बारिश हो रही है बाहर, बारिश, मौसम, ठंड बहुत हो गई है, मौसम इज लाइक वेरी प्लेजेंट, तो इसलिए एनीवेज जी खुराक की जब बात करते हैं, खाने की जब बात करते हैं, एक चीज हम भूल गए उनसे पूछना, एक तो हम किसी दिन जरूर ये जो लेबल्स पढ़ने की आदत है या किस तरीके से उसको पढ़ना है, इस पर भी हम सही तरीका क्या है एक सेगमेंट जरूर करेंगे। और जमील, बहुत सारे लोग तो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं होता कि एक्सपायरी डेट मेंशन कहां पर है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, एक होता है एक्सपायरी, एक होता है बेस्ट बिफोर। लोग कहते हैं बेस्ट बिफोर का मतलब यह है कि ये भी एक्सपायर नहीं हुई। यस, तो अभी इसको हम यूज कर सकते हैं। और जमील, एक और बात, अक्सर आपने देखा होगा ग्रोसरी स्टोर्स में एक रैक बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये ड्यू बेस्ट बिफोर, उसकी ड्यू डेट बहुत करीब होती है, वो लोग बहुत सस्ते में खरीद रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि चलो खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो इसमें 2-3 महीने हैं, और वो फिर वो पूरा साल उसमें चला लेते हैं इस चक्कर में कि जी सस्ती मिले हैं, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमें बचत करनी होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इस पे भी हम एक दिन डिटेल से बात करेंगे कि आपको जो है इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसकी एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर, मैन्युफैक्चर किस डेट को हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस और है। फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो देखना भी और ये माओ की, मुझे लगता है इसमें रहनुमाई बहुत जरूरी है, माओ को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को उन्होंने स्कूल भेजना होता है, लंच बॉक्सेस प्रिपेयर करने होते हैं, ऑफिस में अपने हस्बैंड्स के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है, घर वालों के लिए खाना प्रिपेयर करना होता है, और बच्चे तो आजकल फ्रोजन फूड बहुत खाते हैं। यही दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से। तो खैर जी, इस पे भी बात करेंगे, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद। साजिद अली सदपारा बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नेपाल की 8091 मीटर ऊंची चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं जनाब, और उन्होंने अनापर चोटी दुनिया की 10वीं बड़ी पहाड़ है जो कि नेपाल में वाक़ है, और इससे कबल नौजवान कोपेमा जो हैं वो नेपाल और पाकिस्तान में कई चोटियां सर कर चुके हैं। 2022 में इजाफी ऑक्सीजन के बगैर मनास्को चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। साजिद अली सदपारा K2 पर भी एक बार बगैर इजाफी ऑक्सीजन के जा चुके हैं। वाह, और इस वक्त वो हमारे प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, फिट फाट हैं जी। आपने इतनी कम उम्र में इतनी खतरनाक चोटियां सर की, और अल्पाइन कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो आपने अपना नाम रोशन किया। सबसे पहले तो बताइए कि ये अल्पाइन स्टाइल है क्या? इसमें क्लाइंबिंग में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अभी दुनिया के जब ऊंचे पहाड़ आप चढ़ते हैं, इसमें भी तो ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। कुछ लोग नए रूट्स बनाते हैं जो मुख्तलिफ रास्ते होते हैं पहाड़ों में, उन पे चढ़ते हैं। कुछ लोग ऑक्सीजन के साथ, कुछ लोग विदाउट ऑक्सीजन, सोलो हाइब्रिड स्टाइल आप क्लाइंबिंग करते हैं, जिसमें आप क्योंकि एक कमर्शियल ये एक्सपीडिशन होता है, इसमें आप कुछ शरपास को हायर करते हैं, हाई एल्टीट्यूड फोटोज फायर करते हैं, और अक्सर लोग सोलो क्लाइंबिंग करते हैं जो अपना सामान होत उठाते हैं और अपने सेटअप करते हैं और विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग करते हैं। तो आपने ये जो विदाउट ऑक्सीजन मिशंस किए, इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा सफर था आपका? इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल तो, क्योंकि मैंने वन टाइम अपने मरहूम वालिद के साथ K2 विंटर, जो एक माउंटेन का सबसे बड़ा एक चैलेंज था, जो अनक्लाइम था विंटर में। सारे दुनिया के 14 पहाड़ में से 13 समिट हो चुके थे और K2 दी ओनली माउंटेन जो अनक्लाइम था, तो उसमें हम लोग गए थे विंटर में। तो वो काफ़ी सख्त था, क्योंकि विंटर में तो एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर होता है। बिल्कुल। और काफ़ी सख्त हालात होते हैं, तो काफ़ी एक सख्त मिशन था मेरी ज़िंदगी का अभी तक जो मैंने मिशन किया। K2 विंटर इज द मोस्ट हार्डेस्ट वन। ऑल राइट। अच्छा साजिद अली, अगर हम बात करें उसकी ट्रैक्स की बहुत मुश्किल भी होते हैं, फिर बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, तो फैसिलिटीज़ की भी अगर हम बात करें तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आप फैसिलिटीज़ में, सहूलियात में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि मेन जो माउंटेन का हब है, एक नेपाल है और एक दूसरा पाकिस्तान है। क्योंकि दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 7 नेपाल में है और 5 पाकिस्तान में है और 2 चाइना
है तिब्बत में। तो अगर हम नेपाल और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो दुनिया वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है जी। क्योंकि उधर तो एक सबसे जो मेन थिंग आता है रेस्क्यू सिस्टम का आता है। तो उनके पास प्राइवेट हेलीज हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं और उनके साथ ट्रेंड जो माउंटेन गाइड्स होते हैं उनके पास हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक क्योंकि उन्होंने लॉजेस बना के जो नेचर है, जो एक कुदरत होती है ना, उसका एक विल्डरनेस और एक अपनी पहाड़ों की एक खूबसूरती होती है, लॉजेस बना के इतनी फैसिलिटीज है उसको उन्होंने वो मुतासिर किया है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक बेहतर है क्योंकि हमारा जो K2 बेस कैंप ट्रैक है, माउंटेन्स है, GGLR ट्रैक है जो दुनिया के फेमस ट्रैक में से हैं। अभी तक प्योर जो एडवेंचर टेस्ट मिलता है हमारे ट्रैक में। लेकिन क्योंकि क्लीननेस और दूसरी काफ़ी क्योंकि ग्लेशियर्स होते हैं उधर, काफ़ी इस तरह के इश्यूज आते हैं। उनका एक सगर माता, उनका जो एवरेस्ट रीजन को सगर माता जो नेशनल पार्क कहते हैं, और हमारा ये K2 साइड को CKNP हम सेंट्रल कराक्रम नेशनल पार्क कहते हैं। उनका इस तरह का कोई सगर माता पे इतना बेहतरीन सिस्टम है क्लीन अप और दूसरी चीज़ों का। हमारे पास इतनी वो अवेयरनेस और इतनी वो गवर्नमेंट भी इतना सही काम नहीं कर रही, तो इस वजह से काफ़ी हमारे ग्लेशियर्स काफ़ी गंदे हुए हैं। अभी K2 को रिसेंटली ही वन ऑफ द डर्टीएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कहा है। अच्छा। सबसे दुनिया का गंदा, क्योंकि इतने लोग जाते हैं, काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं हम लोग, काफ़ी गंदगी होती है। तो गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी हो, क्योंकि एक टूरिज्म के लिए स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान तो एक उसी के लिए जाना जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो काफ़ी मसले मसाइल होंगे। अच्छा, ये शौक बड़ा महंगा शौक है, बड़ा खर्चा करना पड़ता है आपको, गैजेट्स पर भी, खुद पर भी बड़ी चीज़ें। तो फिर ये खर्चे किस तरह पूरे करते हैं आप? इसमें अक्सर तो शौकीन जो लोग होते हैं दुनिया के अपने हटों से ही जाते हैं, क्योंकि एक पैशन और पहाड़ों में चढ़ने का उनका शौक होता है। अक्सर स्पॉन्सर्स होते हैं इसमें चढ़ने के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग, और आप दुनिया की बुलंद वाला पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उनकी एडवर्टाइजिंग करते हैं स्पॉन्सर की, उनके लोगोस और बैनर्स उस टॉप में ले जाके उनकी पिक्चर्स देते हैं। स्पॉन्सर्स भी होता है। बाकी इसका क्लाइंबिंग इक्विपमेंट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके शूज़, डाउन जैकेट और दूसरी जो क्लाइंबिंग गियर्स होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक महंगा शौक है, लेकिन है बहुत अच्छा शौक है। और हुकूमत की तरफ से क्या मदद या सरपरस्ती होती है आपकी? पाकिस्तान में अभी देखे जाए, क्योंकि हम अपने पेशेंट के लिए चलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, नेपाल में तो हम एज ए क्लाइंट जाते हैं उधर, अपने खर्चे पे जाते हैं। पाकिस्तान में हम गाइडिंग करते हैं, जब उससे फॉरनर्स आते हैं तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको रस्सियाँ लगाते हैं और उनको गाइड करते हैं टॉप में चढ़ने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हम अपने हमसाय मुल्कों से कंपेयर करते हैं। क्योंकि अगर इन केस अगर इंडिया में ही अगर कोई बंदा हाई अचीव करता है, कोई 800 माउंटेन क्लाइंब करता है, कोई हाई एफिशिएंसी की कोई वो अचीवमेंट्स करता है, तो उसमें उसका एक अवार्ड है, अभी तेंजिंग नार्गे अवार्ड, तो उससे अपने माउंटेन्स को अवार्ड देते हैं। अभी उनकी स्टेट उनको फैसिलिटेट करती है। अभी पाकिस्तान में इसका कोई इनिशिएटिव नहीं है। हम क्लाइंब करते हैं, चुपचाप घर जाते हैं और दूसरे मिशन पे जाते हैं, इसी तरह है। आपने कहा कि आप टूरिस्ट को गाइड करते हैं। जी जी। तो अगर आप बताना चाहें तो कितना चार्ज करते हैं उनको गाइड करने का? नहीं, मुख्तलिफ होता है, आपके लेवल होता है। आप एक्सपीरियंस और वेल ट्रेंड और प्रोफेशनल एक क्लाइंबर से तो अच्छा खासा आप कमाते हैं। अगर हम दोनों आए आपके पास वहाँ पर क्लाइंबिंग के लिए तो हमें क्या चार्ज करेंगे? इसमें फैसिलिटीज डिफरेंट होता है। आपको बेस कम सर्विस चाहिए, आपको फुल बोर्ड सर्विसेज, आपको इस तरह होती है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज, अगर आप पहाड़ पूरा बेस कम और ऊपर चढ़ना उतरना सारा कुछ आप वो सर्विसेज लेते हैं तो उसका डिफरेंट चार्जेस होता है। इन केस आप अगर बेस कम चार्जेस लेते वो सर्विस लेते हैं तो उसका डिफरेंट चार्जेस। बेस कैंप के कितने चार्जेस हैं? अभी पाकिस्तानी जो एजेंसीज मोस्टली जो टूर ऑपरेटर्स हैं बेस कम सर्विस से देते हैं, तो मोस्टली एक बंदे से वो $7,000-8,000 $10,000-12,000 चार्ज करते हैं, कोई महीना 1.5 महीने का ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, ये पूरा जो जाने का और आने का महीना 1.5 महीने का? ऊपर पहाड़ में चढ़ने का नहीं, सिर्फ बेस कम में आपकी जो रहते हैं आपको उधर टेंट शेंट, दूसरा जो फूड का उसका चार्ज। अच्छा, और ये स्टे महीने 1.5 महीने का स्टे होता है? हाँ, मिनिमम महीना 1.5 महीना होता है। मिनिमम महीना 1.5 महीना, $7,000-8,000। साजिद अली, ये भी बताएं कि ये कोप एम आई की अगर बात की जाए, एक महंगा खेल भी है, फिर खतरनाक भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कैफियत होती है जब किसी भी उस पर, और खासतौर पर रेस्क्यू रेस्क्यू के हवाले से क्या एकदम? क्योंकि हमारे पास उस तरह से फैसिलिटीज, अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें, यहाँ पर वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो क्या महसूस होता है जब आप किसी भी एक्सपेंडिचर पे जाते हैं? क्योंकि एक एक्सट्रीम एडवेंचर है, तो अक्सर जो पहाड़ों में चढ़ते तो एक उसमें तो एक साइड फेयर होता है। आप डरते हैं यार कोई मसला ना हो जाए, गिर ना जाए, क्योंकि बड़ी रिस्की जगहों पे चढ़ते हैं। तो दूसरी साइड पे एक एक्साइटमेंट होती है कि आप पुरजोश होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, आपकी एक्साइटमेंट होती है जब जो ऊपर जाते हैं।
उसमें आपका जो कहते हैं साइंटिफिकली एक बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है, तो ये फीलिंग जो एक्साइटमेंट और फेयर के बीच में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो फेयर ज्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है? कभी कभार फेयर ज्यादा होता है, कभी कभार एक्साइटमेंट ज्यादा। वो तो मौके पे ही, वो मोमेंट पे देखा ज्यादा आसान क्या है, चढ़ना या उतरना? उसमें डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशन पे। चढ़ना मुश्किल है क्योंकि आप ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी है। उतरना थोड़ा इजी होता है। सर सबमिट करते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होती है सारी। मुझे तो लगता है उतरना ज्यादा मुश्किल है। नहीं उतरना, क्योंकि देखिए चढ़ते हुए तो आपकी नजरें ऊपर है कि मैं चढ़ी जा रहा हूँ, उतरते हुए तो नीचे, फिर ज्यादा डर नहीं लग रहा होता? डर तो जाहिर बात है कि वहाँ उतरते वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माउंटेनिंग में जब आप ऊपर जाते हैं सारी एनर्जी आपकी लॉस होती है, तो नीचे वक्त आते वक्त आप जाहिर बात है थके हारे होते हैं। सही, उस तरह थोड़ा मुश्किल होता है। जल्दी से बता दें नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट इंशाल्लाह भी मैं जा रहा हूँ नंगा पर्वत 10 जून के बाद। अच्छा, वन ऑफ माय फेवरेट। मैं जब फेरी मेडोज गया था तो आई ट्राइड टू गो टू वो जो पहले वाला उनका बेस कैंप होता है, तो वही इतना खतरनाक रास्ता था, बहुत खतरनाक रास्ता था। नांगा पर्वत की चोटी, नांगा पर्वत, फिर उसके बाद मैं जुलाई में जा रहा हूँ इंशाल्लाह केटू के लिए। अब कैंपेन कर रहे हैं 7 समिट ट्रैक्स, जो एक नेपाली आउटफिट एजेंसी है, और मैं कुछ पाकिस्तानी लोकल क्लाइंबर्स जो केटू के लिए अब कैंपेन कर रहे हैं। तो सारा जो केटू में अभी और रस्सियाँ है, जो हम टेंट्स, ऑक्सीजन सर्च, सारे जो फूड कनेक्टर है, उनकी एक प्रॉपर हम प्रोफेशनल तरीके से। जबरदस्त। साजिद अली सतपारा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। इसी तरह आप अपने साथ साथ मुल्क का नाम भी रोशन करते रहें। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब। एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अब तो सफ़ेद पोश तबके का भरम भी टूट चुका है। बला की महंगाई में ज़ख़ीरा अंदोज़ भी अवाम का इम्तिहान ले रहे हैं। तेल, घी, मुर्गी का गोश्त हो या फिर दीगर मीट, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, इसका जो रेट है वो घंटों के हिसाब से बदल रहा होता है। अवाम दुहाइयाँ देते हुए नजर आ रही हैं। उनकी दस्तक से अब तो आलू, टमाटर, प्याज समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी बाहर हो चुकी हैं। तो महंगाई के हवाले से अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए पहले वो जानते हैं। में किया, आप चाहे सारा दिन बंद कर दो या सारी रात खोले रखो, कोई फायदा नहीं है। फैसला तो एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस पहले ही हमारे मुल्क में चल रहा है, और इसके लिए सिर्फ एक यही हल है कि ताकि कम से कम बिजली हो। कराची के अंदर 8 बजे दुकानें बंद होना नामुमकिन है, क्योंकि कराची का कारोबार रात को 8 बजे के बाद ही शुरू होता है। जाहिर सी बात है, रोशनियों का शहर है। हाँ जी, बिजली की बचत तो सोच ली है, पर बिजली बचत तो वैसे ही कर रहे हैं कि बिजली तो आती ही नहीं है, नाम के सिर्फ बिल देने पड़ रहे हैं। फैसला गलत है, क्योंकि एक तो कारोबार नहीं है, उसमें जल्दी बंद कर देंगे तो फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, ऐसे में होने क्या जा रहा है कि हुकूमत की ये तजवीज़ है कि मार्केट्स को रात 8 बजे बंद किया जाए ताकि एनर्जी को सेव किया जाए, डे लाइट को यूटिलाइज किया जाए, रात को 8 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाएं। इससे पहले हमने देखा कि रात 10 बजे और 11 बजे जब मार्केट्स बंद होने का ऐलान हुआ था, तो उस पर भी जो ताजिर हैं उनकी जानिब से बहुत एहतजाज भी किया गया था। उनकी जानिब से कहा गया था कि ऐसा आप ना करें, पहले ही कारोबार नहीं चल रहा, और रात को अगर हम जल्दी दुकानें बंद कर देंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से। अब 8 बजे मार्केट्स बंद होने का मतलब ये है कि अब उस पर भी ताजिर यही कह रहे हैं कि वही टाइम कमाने का है, दुकानदारी का टाइम है। सारा दिन लोग ऑफिसेज में होते हैं, बच्चे स्कूल्स में होते हैं, हर कोई अपने अपने काम पर होता है, लेकिन शाम के वक्त जो है वो ज्यादातर फैमिलीज फ्री होती हैं। और अगर हम 8 बजे की बात करें तो वही पीक टाइम होता है जब लोग जाते हैं मार्केट्स में, बाजारों में रश होता है। और इतनी गर्मी में दोपहर में कौन जाएगा शॉपिंग करने? कौन जाएगा? तो बिल्कुल जो ताजिर बरादरी है उनका ये रद्द-ए-अमल जो है वो बिल्कुल बजा है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी तो हम किस तरह से जाएंगे, किस तरह से शॉपिंग करेंगे? हम जैसे लोग जो सारा दिन काम करते हैं और शाम के लिए उन्होंने प्लान किया होता है कि कहीं जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, लेकिन ताजिर बरादरी का क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने जो रात को 8 बजे मार्केट बंद करने का ऐलान किया है, हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। कारोबार ऐसी हालत बहुत बुरी है, इस हालात में भी हम जैसे कारोबार कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। पाकिस्तान में खुसूसन कराची में जो है बिजली के औकात में वैसी बिजली नहीं होती, और हम जो है मार्केटें 9 बजे 8 बजे बंद नहीं कर सकते। तो इस फैसले को जो है नजरसानी की जाए और इस पर जो है फौरन जो है ताजिरों से मशावरत की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए।
हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो फैसला किया है उसको हम मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत भी रात 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। हमें तो समझ नहीं आती कि वजीर तवानाई है ही नहीं है, या वजीर दिफा बात करते हैं या वजीर प्लानिंग बात करते हैं तवानाई को बचाने के लिए। हम ये समझते हैं कि बदतरीन माशी हालात के अंदर जब ताजर अपनी दुकानों के अखराजात पूरे करने से कासर हैं, इस तरह के फैसले ताजरों के कारोबारों को मजीद नुकसान और मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल साबित होंगे। और अभी जनाब लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की मार्केट की सूरत हाल हम जानते हैं। तफसील से हम अपने रिपोर्टर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ताजरों का रद्द-ए-अमल क्या है, खासतौर पर रात मार्केट्स को 8 बजे बंद करने के हवाले से, और मार्केट्स में महंगाई की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ हैं। मोहम्मद लुकमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि महंगाई तो उसकी लहर जारी है। अगर आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों वाली महंगाई दोबारा वापस आ गई है। 1957 में जो महंगाई का जो था लेवल, वही हमने अब अचीव कर लिया तकरीबन 65 साल के बाद। वही कैफियत है। इसका 48% जो महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन जो 48% चली गई, और जनरल इन्फ्लेशन अगर ओवरऑल देखें तो 38% है। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक कुछ पुल हैं कुछ पुश हैं। जैसे आप डिमांड पुल कह लें कि जितनी तलब बढ़ती है तो उसी लिहाज से मुनाफाखोर भी जो है ना वो तेज़ हो जाते हैं, मुतहरक हो जाते हैं। सब जो खाम माल की कीमतें बढ़ने से, डॉलर की कीमत बढ़ने से एक कास्ट पुश आया, जिसकी से इन्फ्लेशन हुई है। जहाँ तक बात है ये दुकानों के 8 बजे तक रात के बंद होने की, तो यकीनन इस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आ चुका है। यहाँ की जो लाहौर की तंजीमें हैं, उनका कहना है कि जो बहुत सारे ऐसी जो सेक्टर है जो कि रात को 8 बजे शुरू होते हैं और 2 बजे तक 12 बजे तक रात तक चलते हैं, जैसे फूड है या कई और चीज़ें हैं जिनमें जो गाहक निकलता ही रात को है, तो ये एक मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर उन दिनों जबकि बहुत गर्मी है। दिन के वक्त लोग आराम करते हैं, रात को लेकर निकलते हैं और शॉपिंग करते हैं। और सेकंड जो बात ये है कि जब जो दुकानदार जब बिजली खरीदता है वो महंगी बिजली खरीदता है। अब आप जब उसको बंद कर देंगे तो आपका जो महंगी बिजली बनी हुई है उसको महंगे तौर पे खरीदने वाला ग्राहक नहीं रहेगा। आप तो जो कस्टमर है, डोमेस्टिक है, उनको सब सब्सिडी दे रहे हैं, और जो क्रॉस सब्सिडी वाले जितने सेक्टर है, खासतौर पे दुकानदार हैं, उनको जब आप निकाल देंगे तो यकीनन महंगी बिजली बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो एक दावे है कि $1 अरब का जो फायदा होगा वो कहीं नजर नहीं आ रहा। जी ओके, अब रुख करते हैं अपने नुमाइंदा की तरफ। कराची में हमारे नुमाइंदा अब्दुल हबीब हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अब्दुल हबीब, बताइएगा कि महंगाई का क्या इम्पैक्ट है, और अगर हम बात करें कि मार्केट्स में अभी जो कह रहे हैं कि 8 बजे बंद हो जाएंगी, उस पर क्या ताजिर बरादरी का रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, महंगाई की सूरत हाल तो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कराची हो, लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो, तमाम तर मुल्क में इस वक्त महंगाई की जो लहर है वो रोज़ बरोज़ उसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस अगर मैं कराची शहर की बात करूं तो कराची पोर्ट सिटी है। तमाम तर अशिया, ख़ास तौर पर जो अशिया खुरनोश हैं, जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें दालें शामिल हैं, गंदम शामिल है, पाम ऑयल शामिल है, ये वो तमाम तर कमोडिटीज़ बन चुकी हैं अब जिनकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा कराची शहर में और मुल्क भर में देखने को मिल रहा है। जबकि इसके बरक्स इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम देखते हैं, वहां सूरत हाल मुख्तलिफ होती जा रही है। 4 साल और 5 साल की लोएस्ट पे जो है वो इन तमाम तर अशिया की कीमतें पहुंच चुकी हैं। उनका इम्पैक्ट हमारे पास क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजूहत वही है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। पाकिस्तान में हमने हमेशा एक रिवायत बरकरार रहती है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, और इस वक्त इसी सूरत हाल का सामना है। हम तेल घी की बात करें, गंदम की बात करें, तो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो उरूज पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो आम गाहक है, जो सारिफ है, जो शहरी है, उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कीमतों में कमी आई है वो उस तक मुंतकिल नहीं हो पा रही है। तो महंगाई का एक तो जो रीज़न है वो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी तरह जो है वो कंट्रोल करना होगा। जब तक कि वो जो हमारा एक इशू है उसको नहीं देखा जाता, उसको मुकम्मल तरीके से उससे नहीं निपटा जाएगा, महंगाई इस वक्त तक कंट्रोल जो है वो नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ अगर कराची शहर में बात करें, जो रात 8 बजे हुकूमत की जानिब से कल एक इंदिया दिया गया है कि 1 जुलाई से उस
पर अमल दरामद करवाया जाएगा। मार्केटें बंद करने के हवाले से तो कराची की ताजिर बिरादरी का भी वही रद्द अमल है जो कि लाहौर और दीगर शहरों से आ रहा है। कराची के ताजिर भी यही मौक़िफ़ रखते हैं कि बहुत सारी जो एक्टिविटी है वो रात 7 बजे और रात 8 बजे के बाद ही जो है वो कराची में मार्केट में लोगों की उसकी तरफ जो है वो कदम बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारा तकरीबन 90% अगर आबादी की बात करें तो लोग रोजगार की तरफ जाते हैं। सुबह 8 से जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 और 6 बजे तक अपने कारोबार और रोजगार पर होते हैं। फिर वहां से जब फ्री होते हैं फिर घरों की तरफ लौटते हैं तो ही मार्केटों का रुख किया जाता है। अगर उससे कबल मार्केट का रुख शहरी अमूमी तौर पर करते नहीं है। फिर गर्मी की भी अगर कैफियत की बात करें तो कराची समेत इस वक्त मुल्क भर में गर्म मौसम है। कराची में भी दर्जा हरारत जो है वो 38 और 39 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि दिन में जो महसूस होने वाला दर्जा हरारत है वो 44 और 45 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। हब्स की कैफियत है, तो ऐसे में बाजारों का रुख करना शहरियों के लिए मुमकिन नहीं है। तो शहरियों हो या फिर दुकानदार हो, सबका यही मुतालबा है कि कुछ ऐसा जो है वो इक़दाम किए जाए कि जिससे आम शहरी को भी रिलीफ मिल सके और जो कारोबार है जो पहले ही इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है कारोबारी तबका इस वक्त, और इस वक्त अगर ओवरऑल इकोनॉमी ठीक है। कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हिना इसमें कि जो जखीरा दोजी की बात की जा रही है, खाने पीने की अशिया खास तौर पर उनकी जखीरा दोजी तो मुमकिन ही नहीं है। तो उन जखीरा दोजों की कमर इस तरह से तोड़ी जा सकती है कि हम बाइंग जो है वो डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें, तो उससे भी एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट इस पे भी हम तफसील से बात करते हैं। अभी हम आमिर सियाल की तरफ चलते हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सूरत हाल उनसे जानते हैं। आमिर, बताइएगा। जी, जिस तरह की आपने मेरे दीगर दोस्तों ने बताया कि जो ये 8 बजे मार्केटें बंद करने वाला जो है प्रोग्राम हुकूमत का, ये तो ताजर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया और ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मी है, तकरीबन जो दिन ही है वो 8 बजे तक तो दिन ही होता है। तो ये उसके बाद 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद लोग निकलते हैं शॉपिंग करने, और ये ट्रेंड तो काफी अरसे से है। तो हमारी हुकूमतें जो है वो अगर इतनी उनमें इख्तियार होती पावर कि वो ये मार्केटें बंद कराने का निफाज कर सकते हैं, तो पहले वो बिजली चोरी रुकवा लेती। तो बिजली चोरी तो रोक नहीं सकती गवर्नमेंट, तो मार्केटें भी बंद कराना बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी बात हुई है महंगाई की। इसमें बुनियादी वजह ये है, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। हमारे मुल्क में जो गंदम की पैदावार है वो 27 टन फी एकड़ है, जबकि आलमी सतह पे जो औसत पैदावार है वो तकरीबन 47 टन फी एकड़ है। तो इस फी एकड़ पैदावार को बढ़ाना चाहिए। फिर हमारी जो 50% फार्म प्रोड्यूस होती है, कोई टमाटर है, कोई सब्जी है या कोई फल है, 50% फार्म प्रोड्यूस 24 घंटे के अंदर जो है वो जाया हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है। आपने अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज नहीं किया, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं की। और खासतौर पे 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो है, जब से ये मामला सूबों के पास गए हैं, तो सूबों में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे दिए जा रहे हैं, ना ज़राअत की मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। और ये बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो रकबा तो बढ़ेगा नहीं। हमारी गन्नम की पैदावार डिक्लाइन हो रही है, कपास की पैदावार कम हुई है और गन्ने की पैदावार बढ़ी है। और उसकी बुनियादी वजह है कि शुगर मिल्स जो है वो किसान को पूरे इनपुट्स देती है और नो हाउ फ्राहम करती हैं। तो गवर्नमेंट को ये इंटरवेंशन करना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करे। जो कोल्ड स्टोरेजेस का एक प्रोग्राम है जो पिछले 30 सालों से मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में कर रहा है, उसके लिए कोई इंसेंटिवाइज करें कि ये कोल्ड स्टोरेज बन जाए, ताकि आपकी फार्म प्रोड्यूस जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर उन कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाए। फिर आपको ये जो सब्जियां और फल है ये पूरे साल मुयसर होंगे और बड़े मुनासिब दामों में होंगे। तो ये गवर्नमेंट का कसूर है और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया पिछले 75 साल में ज़राअत की इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये बुनियादी वजह है जो महंगाई का बायस बनते हैं। और हुकूमत जो है मुख्तलिफ कभी डिमांड पुल कहती है और कभी वो दूसरी चीजों पे इल्जाम लगाती है। बेसिक बात यह है कि आपकी पैदावार आबादी बढ़ रही है, पैदावार कम हो रही है और स्टोरेज का कोई निजाम नहीं है। तो किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजिकल या मॉडर्नाइजेशन की इंटरवेंशन की नहीं गई, इस वजह से ये मसाइल जो है अब बहुत गंभीर हो गए हैं। अच्छा मोहम्मद लुकमान, बताइएगा कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि गर्मियों के आते ही जो मुर्गी का गोश्त है वो सस्ता हो जाता है। क्या कोई इनको पूछने वाला नहीं है? रुपये और बढ़ गया, कल 671 था, आज 672 रुपये फी किलो। और ये वो गोश्त है जो कि आप घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें से आपको चूंच भी निकालनी पड़ेगी और लाइसेंस निकालने के बाद जब ये आपके पास गोश्त आता है तो इसकी कीमत 700 रुपये से भी कहीं बढ़ चुकी होती है। उसकी जो वजह जो पोल्ट्री फार्मर बता रहे हैं वो यही है कि हमारी जो फीड महंगी है,
लेकिन फीड तो जो है वो काफ़ी सारे मसाइल हल हो चुके हैं। ये पिछले साल वाली कहानी अभी तक चल रही है कि यही जो फीड जो थी ये 2200 रुपए की बोरी जो 50 किलोग्राम की, अब ये कहते हैं कि जी 6200 रुपए और 6400 रुपए की, लेकिन मार्केट में खासी कमी आई है। इसमें फ़ायदा उठाने वाले फीड प्रोड्यूसर भी हैं, इसी तरह पोल्ट्री फार्मर भी हैं और आड़ती भी हैं। तीनों मिलकर जो मिडल मैन का जो रोल है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और वो अगर डायरेक्ट फार्मर से जो मुर्गी है अगर आम आदमी तक पहुंच जाए तो खासा फर्क पड़ सकता है। 100 रुपए का कम फर्क पड़ सकता है। मोहम्मद रुकमान, आपने लाहौर से हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर सियाल आपका और अब्दुल हबीब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब मार्केट्स की सूरत हाल लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की हमने जानी। महंगाई बहुत ज़्यादा है और ऐसे में मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करने का जो फैसला है, देखिए कि मुझे ये खबर इतनी अजीब सी लगी है, मेरे वर्ड्स ही नहीं निकल पा रहे मुंह से ना कि 8 बजे मार्केट्स बंद, 7:15 बजे, 7:15, 7:30 बजे तक तो अभी दिन होता है, निकलने का सोचते हैं, डे होता है, थोड़ा डे 7, 7:15 तक अभी डे होता है, सूरज गुरूब होने के बाद भी, ठीक है। और 8 बजे जो मार्केट्स बंद हो जाएंगी। अच्छा, पहले ही हमारे अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इतनी ज़्यादा मसाइल हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो फिर अगर घर में अब कन्फाइन होके रह जाएंगे और 8 बजे मार्केट्स भी बंद हो जाएंगी। जो कोई 4 लोग मार्केट्स चले जाते हैं, कोई सिनेमाज चले जाते हैं, कोई खाने के लिए चले जाते हैं, बिकॉज लाहौर की अगर बात की जाए कोई खास एंटरटेनमेंट तो यहाँ पर है नहीं, तो लोगों के लिए ज़्यादा एंटरटेनिंग यही होता है कि शाम को जाके कहीं पे खाना खा लें, किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, किसी सिनेमा में जाके मूवी देख लें। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ भी खत्म हो जाएंगी तो मुझे तो ये लोगों की मेंटल वेलबींग का मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा जनाब, बजट में कर्जा उतारने की मद में सबसे बड़े अखराजात पूरे करने के लिए वफाकी वसूलियाँ नाकाफ़ी होंगी, जिसके नतीजे में बजट खसारा 1 ट्रिलियन रुपए हो जाने का अंदेशा है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। फिर आने वाले बजट में हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ अच्छी हैं, क्या इक़दामात अच्छे हैं, तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। खुरम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर कहिएगा, अभी हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे मार्केट्स का रात 8 बजे बंद होना, एक तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो मैं चाहूँगा इस पर भी आप कमेंट करें कि एनर्जी बचाने के लिए क्या हुकूमत का ये अच्छा इक़दाम है। दूसरा, आने वाले बजट को आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या अवाम दोस्त बजट होगा ये? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि एग्जाम तो कहाँ है एग्जाम? ये तो हम मेरे ख्याल में पिछले कोई 1.5 साल से बात कर रहे हैं, एग्जाम तो नहीं हुआ। वो तो 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। मार्केट तो जो है 6 बजे बंद होना चाहिए था, हफ्ते की 2 छुट्टियां होनी चाहिए थी और साथ साथ जो है वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए था, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए और टॉप सेक्टर के लिए भी। तो और उसके अलावा भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी सेव हो सकती है, तो वो तो हमने अभी तक नहीं किया। तो एग्जाम तो नहीं हुआ अभी तक। और ये मैं आप जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो तकरीबन कोई हमने कैलकुलेट किया है, कोई एनालाइज आपका $2 अरब का फर्क पड़ता अगर आपकी मार्केटें 6 बजे बंद हो और सारे मिलके चलें। और ये हो सकता था जैसे कोविड में हमने किया था, और कोविड में जो है आपको याद होगा इम्प्लीमेंट भी हुई थी चीजें। तो एग्जाम तो हुआ नहीं अभी तक। और जो गवर्नमेंट ने पहले भी ये कहा था कि उनका जो 80 अरब का या 180 अरब का समथिंग लाइक दैट आपका कम हो रहा है बजट, वो अपने खर्चे कम करेंगे, तो वो भी कहाँ है? तो बात ये है कि ये सिर्फ बोला जाता है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इसका तो नुकसान ही होता है हमें, अभी तक उसका फायदा नहीं हुआ है। और इसी वजह से आपको पता है इस तरह की कोल और आपके फेल में तजाद होता है, उसकी वजह से आपको जो है वो IMF भी आपके साथ ऑन बोर्ड जो है नहीं चल रहा सही तरीके से। ये तो बड़े प्रॉब्लम है, ये तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है अभी तक। IMF भी ऑन बोर्ड नहीं है। खुरम शहजाद साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो अभी ये जो बजट पेश किया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से, PDM का ये दूसरा बजट है। पहले बजट के बाद हमने देखा कि पूरा साल महंगाई में इजाफा हमें हर हफ्ते नजर आया। इस बजट के बाद भी क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट के बाद में महंगाई बढ़ेगी। मुझे लगता है कि महंगाई जो है वो इजाफा होगा। उसकी वजह यह है कि ये बजट IMF की जो है मर्जी के बगैर शायद नहीं बना होगा डेफिनेटली, क्योंकि आगे फिर बजट के बाद ही IMF अपना जो है वो रिव्यू करेगा इसको कि बजट में जो चीजें कही गई थी वो हुई या नहीं हुई। लेकिन उसमें देखना ये होगा कि गवर्नमेंट के लिए वैसे ये टफ कॉल है। उसकी वजह ये कोई भी गवर्नमेंट हो, इलेक्शन से पहले डेफिनेटली वो ये चाहेगी कि जी वो
खुल के बजट दे और बजट में जो है ना बहुत मुराद दे, ताकि उसका वोट बैंक जो है इम्प्रूव हो या उसके लिए आगे के लिए राय हमवार हो दोबारा गवर्नमेंट में आने के लिए, तो डेफिनेटली ये उसके लिए टफ कॉल है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है। लेकिन देखना ये होगा कि गवर्नमेंट जो है इस टफ कॉल को मैनेज कैसे करती है। क्या टैक्सेस एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स पे, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स पे लगाती है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे लगाती है, या फिर नए टैक्स पेयर्स को लेके आती है। जैसे रिटेल की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इनमें तो टैक्सेस लगते ही नहीं है। ये तकरीबन कोई एग्रीकल्चर और रिटेल जो है 40% हिस्सा है इकोनॉमी का और 2% टैक्स देता है, और जो बाकी का 60% हिस्सा है वो 98% टैक्स देता है। तो ये इस तरह के बहुत सारी डिसबैलेंसेस जिनको गवर्नमेंट को ठीक करना है और खर्चे कम करने हैं। महंगाई में इजाफा खर्चों में इजाफे की वजह से होता है। अगर खर्चे कम किए जाएं, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, सेकुलर डेट के मसले हैं, फिर आपके ये जो एनर्जी का मैं कह रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके जो है पेंशन के मसले हैं और बहुत सारे सेविंग रिफॉर्म्स हैं। ये सब नहीं करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा होगा, और ये एक यूजुअल बजट ही होगा अगर ये सब चीजें ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आने वाला बजट किस तरह से देख रहे हैं आप सर? खसारा 6000 अरब का और हमारा टैक्स हदफ 10,000 अरब से भी ज्यादा। IMF के बगैर हुकूमत का ये कहना है कि हम ये बजट देने जा रहे हैं, लेकिन जून के बाद हमने IMF के पास भी जाना है। तो किन किन शराइत को माना जा रहा है? आने वाले दिनों में मजीद कितनी महंगाई बढ़ेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने अपना ये बजट पहले ही IMF के हवाले कर दिया है, और IMF ने कहा है कि इसका हदफ बढ़ाओ, 9.8 ट्रिलियन शायद वो कह रहे हैं। महंगाई तो बढ़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि ना ये इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे क्योंकि घर ठीक ही नहीं है, ना एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिव है, इंडस्ट्री बैठ गई है, सर्विसेज एक्सपोर्टेबल नहीं है। तो जब टैक्स इकट्ठे करने हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहीं मराते मिल जाएंगी, बट पॉवर्टी एलिविएशन पे भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आप अपने MNAs को भी पैसे दे देंगे ताकि वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें, बट इकोनॉमी के लिए ये अच्छा बजट नहीं होगा, ये लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। महंगाई, मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, बहुत सारे अदारे जो खसारे में जा रहे हैं उनको कुरत नहीं करते, जब तक आप इतने मिनिस्टर्स को कम नहीं करते, आप गवर्नमेंट को श्रिंक करके प्रो पीपल नहीं बनाएंगे, प्रो इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, आपके बजट जो है रेवेन्यू ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक ओरिएंटेड नहीं है। सो इन अ वे ये तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए कि इन मुश्किल हालात में हम जो है महंगाई कम कर लेंगे या प्रो पीपल बजट होगा, नहीं होगा। ये तो इन अ वे IMF को ही खुश किया जाएगा और अपना घर चलाया जाएगा। कर्जे वापस करने हैं आपने, इलेक्शन करना है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स लगा के ही आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कितनी भरमार होगी, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ ही रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. We're watching सुनो पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले हम महंगाई पर बात कर रहे थे, आने वाले बजट पे बात कर रहे थे, और डॉक्टर कैस असलम और खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम शहजाद साहब, कहिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में हुकूमत इस बजट में मजीद कितने टैक्सेस लगाएगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, पहले ही जो है ना गवर्नमेंट का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा लेती है। तकरीबन 90%, 80-90% तो जो टोटल टैक्सेस का है वो आपका वन वे और दी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाता है। और डायरेक्ट सेल्स टैक्स की बात करें और इस तरह की बात करें तो 40% से ज्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑलरेडी जो है डायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत है, और अभी भी आपने देखा होगा सेल्स टैक्स जो है वो 18% कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है आम आदमी पे महंगाई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो ये सेल्स टैक्स वगैरह और नंबर ऑफ टैक्सेस कम करने चाहिए, सेल्स टैक्स को कम करना चाहिए ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले टैक्स नेट में आने का, इनकम टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले टैक्स नेट में आने का और लोग डॉक्यूमेंट हों। तो यही प्रॉब्लम है हमारे, हम टैक्स बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं। आपको पता है पूरे एशिया में एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान जो है वो ऐसा कंट्री है वाहिद जिसका GDP के ऊपर टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा है, इकोनॉमी पे टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा है। यानी कि हम तकरीबन 25 से लेकर 22 से लेकर इनफैक्ट
55% तक जाते हैं। टैक्स के डिफरेंट रेंजेस है हमारे यहाँ। और मज़ाक़ खैर बात यह है कि टैक्स टू जीडीपी लोवेस्ट है हमारा, ना सिर्फ रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैक्स बीच में है, ये जो आप इतना बड़ा पोर्शन जो है मिस कर रहे हैं, या तो आप सही जगह टैक्स लगा नहीं रहे या उन्हीं पे टैक्स लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो आपका टैक्स रेट बढ़ ही नहीं रहा, आप उसको जो है वो एक्सपैंड ही नहीं कर रहे। तो ये बड़ा सोचने की बात है कि टैक्स को लगाना कहाँ है, सही तरीके से सही जगह लगाएं और रेट भी सही करें और सिंप्लीफाई करें सिस्टम को। रिफॉर्म का प्रोसेस है जो कि करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कैस असलम, इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है और पहले ही अगर हम बात करें तो अद्वियात जो है वो आम इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो क्या अब गरीब के लिए इलाज भी मुमकिन नहीं है? देखिए मेरा फिलॉसफी कोई थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि एक ख़ास लेवल की पॉपुलेशन को ये हुक्मरान इंसान ही नहीं समझते। ना उनके बच्चों के लिए तालीम है, ना उनके लिए साफ़ पानी है, ना उनके लिए इलाज है। तो ये मिडिल क्लास तक रहता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे डॉक्टर ने कुछ 2 दवाइयाँ लिखी थी, वो मिली ही नहीं। वो अब फार्मास्यूटिकल्स बना ही नहीं सक रही क्योंकि उसके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं हो रहे। अब महंगी कर देंगे तो इंसेंटिव तो हो जाएगा कि ये बनानी शुरू कर दें, बट एट द सेम टाइम बात सही है आपकी कि मिडिल क्लास को भी अब ये दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। वो हकीमों के पास जाएंगे, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा एंड सच फोर्थ। डॉक्टर्स का जो क्लिनिक्स हैं वो रेगुलेटेड नहीं है जी। तो आपकी हेल्थ जो है वो इन शैम्बल है, आपका एजुकेशन इन शैम्बल है। ये टैक्स वैक्स जो हैं हम स्वाय गवर्नमेंट के अपर एशेलॉन के लोगों को के लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, और तो मुझे नज़र नहीं आया कि हम क्या करते हैं इन टैक्सेस से। डेट भी बढ़ा रहे हैं, सर्कुलर डेट भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा रहे हैं। तो शायद फैसले कर लिए हैं कि इकोनॉमी का बटा बिठा के फिर दुनिया को बेचना है। और उसके अंदर फिर जो बात आप कर रहे हैं कि आम आदमी का तो पहले बहुत बुरा हाल है और बुरा हाल हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम इसका बैकलैश होता है। इसका पॉलिटिकल बैकलैश है, इसका एक्सट्रीमिज्म में बैकलैश है जो शायद इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि जब ये इन कॉन्टेक्स्ट मैं एग्री करता हूँ शहजाद साहब के साथ कि जब तक आप डायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेंगे, इकोनॉमी जो है वो चलना मुश्किल हो जाएगी। जब बंद हो जाएंगी इंडस्ट्री तो फिर आप ये जो इकदाम कर रहे हैं दवाइयाँ महंगी करने से बनानी पड़ेंगी ना, फिर इंपोर्ट करके आप डॉलर महंगा कर देंगे। तो दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स गो। आपको कंज्यूमर को भी सेव करना है और इन्वेस्टर को भी सेव करना है। बिल्कुल सही। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, जो मईशत के इंडिकेटर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। आपके ख्याल में इन हालात में इसहाक डार साहब का ये कहना कि हम कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर गए, हम इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर रहे हैं, तमाम हर चीज़ ठीक है और आने वाला बजट भी बड़ा आवाम दोस्त होगा, ये बातें वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं फिर? देखिए मेरे ख्याल में बातें जो है ना वो तो हमेशा हम करते आए हैं। और एक तो ये कहना कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल में अभी टेक्निकली डिफ़ॉल्ट करना जो है वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि हम करेंगे। इसकी वजह यह है कि अभी जो हमारी बॉन्ड की पेमेंट्स हैं, जो बाहर जो हमारे लेंडर्स हैं या हमारे जो जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज का है या फिर बड़े डोनर्स का है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF है। और फ्रेंडली कंट्रीज में आपको पता है UAE है, चाइना है सबसे बड़ा, और फिर सऊदी अरेबिया है। तो मेरे ख्याल में हम उनके साथ तो कुछ ना कुछ निगोशिएट कर सकते हैं और अगले साल भी हम कुछ ना कुछ निगोशिएट कर लेंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड इशू होता है ना वो 10-12%, 15% आपके टोटल जो है वो डेट का है या 10% है। तो वो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, कमर्शियल लेंडर्स होते हैं, ये इनको आपको रीपे जरूर करना होता है। उसकी 1 अरब की पेमेंट आएगी 2024 में, अप्रैल 2024 में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तक हम अपनी इकोनॉमी को रोक के नहीं रख सकते। इस तरह इम्पोर्ट्स पे बैन लगा, इम्पोर्ट्स को रोक के या करेंसी को जो है वो होल्ड करके या फिर किसी तरह भी
इकोनॉमी को जो है दबा के नहीं चला सकते, ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी हो जाएगी, पॉवर्टी इतनी बढ़ जाएगी, महंगाई में इतना इजाफा रहेगा कि आम आदमी सड़क पर निकल आ सकता है और अनरेस्ट हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि अगले 6 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो हम बात भी कर रहे हैं कि ये सारे इक़दाम किए जाएं, बजट से पहले भी, बजट के बाद भी, और इंटरिम गवर्नमेंट भी मिल के चले। फिर अगला कोई आता है वो सही टाइम पे इलेक्शंस हो, फिर मैंडेट के साथ आए और वो फौरन से पहले से पिछली गवर्नमेंट उसको कुछ प्लान करके देके जाए। ये मुल्क के लिए अगर सोचेंगे ना हम सारे, तो ये तरीका होना चाहिए कि अगली गवर्नमेंट आएगी उसके लिए हम पहले से स्टेबलाइज कुछ करके जाएं, और अगली गवर्नमेंट आए तो वो पहले तैयारी करके आए, अपनी कोई भी गवर्नमेंट हो तैयारी करके आए कि मुल्क को। सर लेकिन यहाँ तो हिसाब सामने है। लेकिन सर यहाँ तो हिसाब उल्टा है ना, हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत पर सब डाल देती है, कहती है ये इनके लगाए हुए ये सारे जो हैं वो बॉम्ब हैं और हमें तो विरासत में मिली है ये तमाम चीजें। वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होगा तो रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर यही होता रहेगा तो रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेहतर होगा? जी सर, रुपए की बेकदरी कब तक जारी रहेगी? कोई रुपए की कदर में कोई बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में? जब तक IMF ऑन बोर्ड नहीं आएगा, रुपए की अनसर्टेनिटी चलती रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, बल्कि हो सकता है नीचे ज्यादा जाए। सही। डॉक्टर कैस असलम साहब, रुपए की जो बेकदरी है उस पे हम काफी बात कर चुके हैं। डार साहब खुद भी कहते हैं कि इसकी असल कीमत तो 200 रुपए से भी नीचे है, लेकिन हम पिछले 9-10 माह में IMF का वो प्रोग्राम ही बहाल नहीं करवा पाए। उसकी तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF का हमें कर्जा ना देना, फिर जून के बजट के बाद हमने अल्टीमेटली जाना IMF के पास ही है, तो क्या मजीद सख्त शराइत लगेंगी फिर हमारे पे? तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो बजट आ रहा है ये प्लान किया गया है 290 रुपीज़ टू $1 पे। तो गवर्नमेंट ने खुद ही मान लिया है ना कि 290 रुपए का डॉलर। दूसरी बात ये है कि IMF कह रही है ये बात कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट लाएं, इलेक्शन करें, ताकि 5 साल की हुकूमत ड्यूली इलेक्टेड एक पॉलिसी दे। तीसरी बात ये है कि ये जो डॉलर है ये स्पेकुलेटिवली बढ़ा है। आपने सरप्लस को ये बंद करके इंपोर्ट ज़ीरो पे ले आए, सरप्लस पे ले आए बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो फिर भी डॉलर ऊपर गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे मार्केट। ये इंटर बैंक रखने चाहिए, ये जो रखे हुए हैं आपने मनी चेंजर्स, उनको कंट्रोल या उनको मॉनिटर करने की कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। कहाँ है वो सेंट्रल बैंक और उसकी पॉलिसीज़? मेरा ये हमेशा से ख्याल रहा है कि ये गवर्नमेंट और ये सेंट्रल बैंक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये जो ब्लैक मनी है उसको अब डॉलर में कन्वर्ट करके रख रहे हैं, ये मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, और ये इसी तरह 290 से लेके 315 तक फ्लक्चुएट करेगा और लोगों के पैसे बनेंगे, वहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। मगर जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं, जब तक आपके पाकिस्तानी और पैसा नहीं भेजते लीगल चैनल्स, और जब तक आप डिवर्सिफाई नहीं करते अपनी इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री बैठी जा रही है। तो मैं एग्री करता हूँ कि इंपोर्ट्स बंद करना सलूशन नहीं है, कारोबार बंद करना सलूशन नहीं है, कारोबार चलाना सलूशन है। आप कारोबार को कहें कि वो अपनी बिजली खुद पैदा करें, बस 24 घंटे खोलें कारोबार को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्टेबल बनाएं, इंसेंटिव्स देने की बात है ना जी। आप तो दे ही नहीं रहे, आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, तो नहीं चलेगी जी। अच्छा खुरम शहजाद जी आप बात करें। खुरम शहजाद साहब, बजट से चंद हफ्ते कबल रिकॉर्ड 4 खरब 34 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर की गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रांट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और ग्रांट्स होती हैं, ये तो होंगी, डेफिनेटली पार्ट होंगी, बट मसला ये है, मसला लार्जर है कि अब अपने जो बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे। आप देखें अगले साल तकरीबन 7 ट्रिलियन रुपीस का आप जो है इंटरेस्ट पे करेंगे, ये डेट सर्विसिंग करेंगे, अपने कर्जों की अदायगियां जो होती हैं, बिल्कुल 7 ट्रिलियन 7 खरब रुपए से भी ज्यादा आप जो है अपने अदायगियां करेंगे अपने कर्जों की। तो और आप अगर 9.2 ट्रिलियन का टैक्स रखते हैं और 9.8 ट्रिलियन का भी टैक्स रख लें और 7 खरब अगर उसमें से आपके सिर्फ कर्जों की अदायगी में निकल जाएंगे, तो बाकी बचेगा क्या? आप किसको देंगे? सूबों को क्या देंगे? डिफेंस को क्या देंगे?
और अपने डेवलपमेंट में क्या लगाएंगे, सब्सिडी क्या देंगे, आप जो है वेलफेयर क्या करेंगे। तो देखिए ये बड़ा बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम बहुत ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए सबको कलेक्टिवली कि ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। आप क्यों अपने हाथ से खुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर रहे, कमिटमेंट क्यों नहीं कोई शो कर रहा, एक दूसरे पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मिल के बैठ के काम क्यों नहीं करते। ठीक है इलेक्शन होंगे उसमें आप कैंपेन कर लीजिएगा, लेकिन आज मिल के कोई काम करें, ऐसे प्लान करें और जो भी आता है उसका एक कमिटमेंट हो, एक मंशूर हो, एक बताया जाए कि जी सबसे पहले इकोनॉमी को ठीक करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम यही है, हर कोई स्ट्रैटेजी पे काम करे अगले 3-4 महीने कि जी हमने जब इलेक्शन में जीत गए हम और आ गए, इवन कोalition गवर्नमेंट भी आ गई, तो फिर क्या होगा, कोalition गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकेगी। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि कोalition गवर्नमेंट आ जाती तो डिसीजन ही नहीं होता, जब मेजोरिटी आती तो उसको चलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही, प्रॉब्लम सारी यही है। तो इसको जरा सोचना होगा, बहुत थॉट थ्रू करना होगा, अदरवाइज बड़े प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कैस असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें टाइम पर तफसील से बात की क्योंकि आने वाला बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों माहिर मईशत की बातों को सुनकर मुझे तो ये लग रहा है कि सब ये आदाद शुमार का घोरक धंधा है, इधर से घुमा के इधर आ जाएं और इधर से घुमा के मशरिक से मगरिब की तरफ निकल जाएं। लेकिन आने वाले बजट में रिलीफ के जो दावे हैं वो तभी पता चलेगा जब एंड यूज़र तक, आवाम तक उसका रिलीफ पहुंचेगा। उससे पहले ये तमाम बातें जो हैं इसको सियासी बयानबाजी कह लें या फिर आवाम को लॉलीपॉप देना कह लें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। जनाब हमने मुल्क की सूरत हाल की बात की, महंगाई की बात की, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मौसम की बात करेंगे क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार है और मुल्की मौसम हमारा कुछ अगले दिनों में कैसा रहेगा इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी कि मौसम बहुत प्लेजेंट है, मौसम बहुत खुशगवार है और पंजाब की अगर स्पेसिफिकली लाहौर की बात की जाए तो जी मौसम बहुत कुछ पिछले दिनों भी खुशगवार था। बीच में कभी कभी गर्मी भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन आजकल मौसम जो है बहुत प्लेजेंट है। वैसे चल तो ये गर्मियों का मौसम ही रहा है, लेकिन ठंड काफी हुई भी है और इस वक्त स्टूडियोज में तो काफी ठंड है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा जानते हैं। 4 एसी चल रहे हैं इस वक्त स्टूडियो में, एसी भी नहीं, चिलर्स, बड़े बड़े चिलर्स चल रहे हैं, इसलिए आपको प्लेजेंट लग रहा है मौसम, है ना? अल्लाह करे ऐसा ही रहे। बाहर आज धूप है, मौसम अच्छा चिल्ड धूप है धूप है, हाउ आयरॉनिक। लेकिन हमारे मुल्क का मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा जानते हैं शहरबानो अवान से। जी मौसम के बदलते मिजाज और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। मिनिमम 23 तक रहेगा और करंट की अगर बात करें तो 33 डिग्री तक जा सकता है, मतला साफ बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं कराची का। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री तक जा सकता है। करंट की अगर बात करें तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ बताया जा रहा है। जिंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मिनिमम की बात करें तो 24 डिग्री तक और अगर करंट की बात करें तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला साफ बताया जा रहा है। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री, कम से कम 26 तक जाएगा और करंट की अगर बात करें तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है और मतला वहां का भी साफ बताया जा रहा है। कोयटा के मौसम की बात करें तो शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है। मिनिमम 18 तक जाएगा और करंट की अगर बात करें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ बताया जा रहा है। रुक करते हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मिनिमम की बात करें तो 16 डिग्री तक जाएगा और करंट इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतला जुज़वी अबर आलूद बताया जा रहा है। जनूबी पंजाब के तारीखी शहर मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मिनिमम की बात करें तो 23 डिग्री तक और करंट इस वक्त 33 डिग्री बताया जा रहा है और मतला वहां का भी साफ ही है। सिंध के मशहूर शहर सक्खर के मौसम की बात करें तो यहाँ का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री है। मिनिमम 30 डिग्री तक जाएगा और करंट जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है और मतला वहां का भी ये भी है कि साफ ही रहेगा।
पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। इस गर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री और मिनिमम की बात करें तो 7 डिग्री तक जाएगा। करंट जो इस वक्त की सूरत हाल है शहर की वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है और मदला अबरालूद है। गिलगित के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 12 तक जाएगा और करंट की बात करें तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मतला साफ है। तो ये था आज का मौसम का अहवाल। ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शहरबानो आपका। आपने हमें बताया कि पूरे मुल्क में आज मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा। अच्छा, ईद पे मौसम कैसा होगा? अच्छा होना चाहिए मौसम। अच्छा, महंगाई अगर इतनी ज्यादा होगी तो मुझे लगता है कि लोगों के दिलों का मौसम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दिलों को हॉल पड़ेंगे, आप ये कह रहे पड़ेंगे एग्जैक्टली। और एक आम आदमी की दस्तरस से चीजें बिल्कुल दूर हो जाएंगी क्योंकि सबकी ख्वाहिश होती है गर्मी बहुत होगी वैसे। अगर है तो हम कुर्बानी करें। गर्मी बहुत होगी वैसे उन दिनों में। हाउ डू यू नो? जून इट विल बी, लेकिन मौसम जब से 30th जून या 1st of जुलाई। अच्छा 22 जून जो है ना वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे होता है पूरे साल का। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि हमारे मुल्क में क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं। आप कह रही हैं ईद पे भी बारिश हो सकती है? यस, I'm always very पता नहीं वो बारिश होगी या नहीं, लेकिन सिनेमाज में फिल्मों की बारिश होने वाली है। ओह अच्छा, यस। वो कैसे? खबर कुछ हुआ है जनाब कि सिनेमा शायकीन ईद पर पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक टिकट में 3 मुख्तलिफ फिल्में देख सकेंगे। और फिल्म तेरी मेरी कहानियां जो है और भी इसमें कौन सी पसूड़ी और कौन सी कहानियां हैं, और जिन महल है, पसूड़ी है और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइटल्स हैं। 123वां के टाइटल से 3 मुख्तलिफ कहानियां शामिल हैं। जिन महल, पसूड़ी और 123वां के टाइटल से 3 मुख्तलिफ फिल्म्स हैं। अच्छा, तेरी मेरी कहानी का जो ट्रेलर है वो लॉन्च कर दिया गया है। हॉरर कॉमेडी है। यस, हॉरर कॉमेडी फिल्म है। अच्छा, जिसमें हमें मानी नजर आ रहे हैं। और अगर हिरा और मानी की बात करें, बहुत अडोरेबल कपल है। और मानी के हवाले से तो ये बात कही जाती है कि वेरी विटी और उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, उनकी कॉमेडी की टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं एंड आई होप फिल्म्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल हम इजाजत लेते हैं जी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय।